बिस्तर पर चैन की नींद सोता था और उसी दिन शाम होते होते उसकी जिंदगी ऐसी पलटी है कि जिंदा रहने के लिए उसे खूंखार भेड़ियों से भिड़ना पड़ता है। सवाल ये नहीं है कि वो कुत्ता बदला कैसे, सवाल ये है कि ऐसा कौन सा झटका लगा जिसने एक बिगड़े हुए पालतू जानवर को जंगल का सबसे खतरनाक राजा बना दिया। और यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है। इससे पहले कि बक की दुनिया टूटे, वो एक लग्जरी जिंदगी जी रहा होता है। जैसे ही घर में उसके भारी कदमों की आवाज गूंजती है, नौकरों को तुरंत समझ आ जाता है कि अब कुछ ना कुछ तो होने वाला है। सब घबराकर खाना छिपाने लगते हैं, प्लेटें उठाई जाती हैं, अलमारियां बंद होती हैं, जैसे किसी तूफान से घर बचाया जा रहा हो। आखिरी डिश छिपते ही बक की एंट्री होती है, जिसे घर में प्यार से नहीं डर से मिसाइल भूत कहा जाता है। बक की सूंघने की ताकत किसी मशीन से कम नहीं। सेकेंडों में वो पकड़ लेता है कि खाना कहाँ छुपाया गया है। फिर वही पुरानी चाल, मासूम सा चेहरा, आंखें गोल, जैसे कुछ पता ही ना हो। लेकिन अब नौकर उसकी एक्टिंग समझ चुके हैं। नतीजा वही होता है, बक को किचन से बाहर। असल में बक इतना सिर चढ़ा हुआ है क्योंकि उसका मालिक जज मिलर एक अमीर आदमी है जो उसे जरूरत से ज्यादा प्यार करता है। बक कुछ भी कर ले, आखिर में मालिक का दिल पिघल ही जाता है। मजबूर होकर जज मिलर उसे पकड़कर कमरे से बाहर ले जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि ये शैतान 2 मिनट शांति से बैठे। लेकिन बक कोई मामूली कुत्ता नहीं। वो रोज की तरह खिड़की से अंदर घुसने की प्लानिंग करता है। तभी आज कुछ अलग होता है। जज मिलर उसे रोक लेते हैं क्योंकि आज उनका बर्थडे है और वो चाहते हैं कि बक कम से कम आज तो ढंग से पेश आए। मालिक की बात पूरी भी नहीं होती कि बक की नजर बाहर भागते एक जंगली खरगोश पर पड़ती है और बस सारी सीख, सारी समझदारी उसी पल गायब। बक बिना सोचे समझे उसके पीछे दौड़ पड़ता है। काफी देर बाद, खेल कूद और भागदौड़ के बाद जब बक वापस आता है तो उसकी नजर सीधी खाने से भरी टेबल पर जाती है। सबसे बड़ी बात, कुर्सियां खाली पड़ी हैं। बक जीभ फेरता है, दिमाग में एक शरारती आइडिया आता है और सोचता है क्यों ना मालिक को बर्थडे का खास सरप्राइज दिया जाए। कुछ देर बाद वो दुम हिलाता हुआ लौटता है और धड़ाम से सबसे खास कुर्सी पर बैठ जाता है। उसके मुंह में दबा चिकन लेग देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। लेकिन बक को नहीं पता कि ये आखिरी दिन है उसकी आराम वाली जिंदगी के, क्योंकि जिस दुनिया में वो अभी राजा है वहीं से बहुत जल्द उसे ऐसी जगह भेजा जाएगा जहां ना बिस्तर होगा, ना दुलार, सिर्फ ठंड, भूख और जिंदा रहने की जंग। और यहीं से बक की असली परीक्षा शुरू होती है। जैसा डर था वैसा ही हुआ। टेबल का सारा खाना गायब। जज मिलर का चेहरा देखकर साफ समझ आता है कि उनका भरोसा ही टूट गया है। हाँ, बस एक छोटी सी राहत है। बक ने एक चिकन लेग छोड़ दिया, लेकिन उसी रात बक के साथ पहली बार कुछ ऐसा होता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। आज उसे घर के अंदर नहीं, बाहर बांध दिया जाता है। बक को लगता है ये बस थोड़ी देर की सजा है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि ये जुदाई आखिरी होने वाली है। आधी रात जब बक को लगता है शायद कोई नया खेल है, एक पल भी नहीं सोचता और खुद ही गाड़ी में कूद जाता है। और तभी पिंजरे का दरवाजा बंद। बक उछलता है, गुर्राता है, बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सब बेकार। उसी पल उसे समझ आता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। मैनुअल ने उसे कुत्तों के सौदागरों को बेच दिया है। गाड़ी आगे बढ़ती जाती है, पीछे छूटा हुआ महल छोटा होता जाता है और पहली बार बक को सच में पछतावा होता है। लेकिन अब पछतावे की कोई कीमत नहीं। पिंजरे से पिंजरा, हाथों हाथ बिकता हुआ बक आखिरकार जब दोबारा खुली रोशनी देखता है तो उसके सामने एक नई दुनिया खड़ी होती है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, ठंड ऐसी कि सांस भी चुभने लगे। बक अब अलास्का के जंगली इलाके में पहुंच चुका है। जो कुत्ता जिंदगी भर गर्म जगहों में रहा, जिसने कभी बर्फ को छुआ तक नहीं, वो अब ऐसे चल रहा है जैसे किसी और ग्रह पर आ गया हो। उसके पंजे जम रहे हैं, हवा चेहरे को काट रही है और हर चीज उसे डराने लगी है। लेकिन डरने का मौका भी ज्यादा देर नहीं मिलता। लोग आते हैं, उसे देखते हैं, परखते हैं और फिर उसे दोबारा पिंजरे में डाल दिया जाता है जैसे कोई सामान हो जिसे खरीदा जाना है। तभी बक की मजबूत काठी पर एक आदमी की नजर टिक जाती है। उसका नाम पेरोल है, जो बर्फीले इलाकों में डाक पहुंचाने का काम करता है। उसके साथ उसकी साथी फ्रांसवाज भी होती है। फ्रांसवाज को बक पसंद नहीं आता। उसे लगता है इतने पैसों में 2 स्लेज कुत्ते आ सकते थे। उसे क्या पता कि यही बक आगे चलकर कितनी बार उनकी जान बचाने वाला है। पहले ही दिन बक साफ दिखा देता है कि वो बाकी कुत्तों जैसा नहीं है। शरीर पर कसी हुई रस्सियां उसे बर्दाश्त नहीं। दौड़ते वक्त वो ऐसी उलझन मचाता है कि पूरी स्लेज टीम गड़बड़ा जाती है। कुत्ते भौंकते हैं, स्लेज डगमगाती है और सबकी झुंझलाहट बक पर निकलती है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद ही वो टीम के साथ तालमेल बिठा पाता है। फिर भी झुंड में फुसफुसाहट चलती रहती है। कोई उसे बाहरी समझता है, कोई बेकार। बक ये सब सुनता है और शर्म से सिर झुका लेता है। लेकिन वो नहीं जानता कि ये बस शुरुआत है, क्योंकि यहाँ इस बर्फीली दुनिया में सिर्फ चलना सीखना काफी नहीं, यहाँ जिंदा रहने के लिए बदलना पड़ता है। तभी पेरोल पास आता है और बक को डांटने के बजाय हिम्मत देता है। समझाता है कि किसी भी टोली का हिस्सा बनने में वक्त लगता है। हर कोई पहले दिन फिट नहीं बैठता और इसी छोटे से पल में बक पहली बार टीम नाम की चीज को सच में समझता है। अकेले दौड़ने और साथ दौड़ने में कितना फर्क होता है ये उसे अब महसूस होने लगता है।
इसके बाद अगले कुछ दिन सफर काफी आसान हो जाता है। बक स्लेज की चाल पकड़ने लगता है, सांसों की लय सीखता है, दर्द सहना सीख रहा होता है। लेकिन हर टीम में एक ऐसा होता है जो किसी भी हाल में अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहता। यहाँ वो है लीड डॉग स्पिट्स, अकड़ू, चालाक और मौका मिलते ही बक को नीचा दिखाने वाला। फिर भी काम चलता रहता है और आधे से ज्यादा डाक पहुंच चुकी होती है। ऊपर से लगता है सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव बढ़ता जा रहा होता है। स्पिट्स अब खुलकर अपना रौब दिखाने लगता है। खाने के वक्त वो बाकी कुत्तों का हिस्सा छीन लेता है। कोई कुछ नहीं बोलता क्योंकि सब जानते हैं आवाज उठाई तो अगला शिकार वही होगा। माहौल इतना खराब हो जाता है कि आखिर एक कुत्ता बिना पीछे देखे टोली छोड़कर चला जाता है। और यहीं बक कुछ ऐसा करता है जो पूरी टीम की सोच बदल देता है। ना कोई लड़ाई, ना कोई गुर्राहट, बस सही वक्त पर एक छोटा सा काम। अगली सुबह स्पिट्स उठता है तो माहौल बदला हुआ होता है। अब तक उसने पानी के एक ही सोर्स पर कब्जा कर रखा था। जो भी पास जाता वो गुर्राकर भगा देता। बाकी कुत्ते अंदर ही अंदर खौलते रहते, लेकिन चुप रहना ही बेहतर समझते थे। मगर नया आया बड़ा बक अलग मिट्टी का है। वो सीधे स्पिट्स के सामने जमी बर्फ पर जाता है और बिना किसी शोर के आराम से एक नया छेद कर देता है। मजबूत कुत्ते तुरंत उसके पास जमा हो जाते हैं। बक किसी को नहीं रोकता, सबके लिए पानी खुला रहता है और यहीं से फर्क साफ दिखने लगता है। स्पिट्स ये सब देखकर भी नहीं बदलता, बल्कि उसका घमंड और बढ़ जाता है। उसे लगता है जब तक वो सबसे आगे दौड़ता रहेगा, मालिक उसी को सर पर बिठाए रखेंगे। उसे ये समझ ही नहीं आता कि लीडर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज ताकत या डर नहीं, बल्कि भरोसा होता है। और बक अब चुपचाप वो जगह बना रहा है जहां से टकराव तय है, क्योंकि जब टोली का भरोसा बदलता है तो लीडर का तख्त हिलना पक्का होता है। उसी दिन अचानक मुसीबत टूट पड़ती है। फ्रांसवाज रास्ता देख रही होती है कि नीचे की बर्फ चटकती है और वो सीधे जमा देने वाले पानी में गिर जाती है। पल भर में उसकी सांसें फूलने लगती हैं और शरीर नीचे खींचता चला जाता है। पिरो दौड़कर पहुंचता है, लेकिन ठंड इतनी तेज है कि उसकी ताकत जवाब देने लगती है और फ्रांसवाज हाथ से फिसलती जा रही होती है। तभी बक बिजली की तरह आगे निकलता है। पिरो को पार करता हुआ बिना एक पल सोचे अंधेरे ठंडे पानी में कूद जाता है। पानी इतना सर्द है कि जिस्म सुन्न पड़ जाए, लेकिन बक रुकता नहीं। वो फ्रांसवाज को पीठ पर उठाता है और फिर पूरी ताकत से बार बार जमी बर्फ पर टक्कर मारता है। एक बार, दो बार, जैसे हर वार में अपनी जान झोंक रहा हो। आखिरकार बर्फ टूटती है और वो फ्रांसवाज को बाहर खींच लाता है। फ्रांसवाज बच जाती है, लेकिन बक की सांसें उखड़ने लगती हैं। शरीर ढीला पड़ जाता है, जैसे अब बस जिद के दम पर खड़ा हो। एक तरफ मालिक अपनी साथी को गले लगाकर शुक्र मना रहा होता है और दूसरी तरफ बक की ताकत पूरी तरह जवाब दे देती है। उसका शरीर फिसलता है और वो फिर से अंधे पानी में डूबने लगता है। पिरो ऊपर बर्फ पर पागलों की तरह उसका नाम चिल्लाता है। आवाज सुनकर जगह पहचानता है और चाकू निकालकर बर्फ तोड़ने लगता है, लेकिन बर्फ इतनी मोटी होती है कि 2 वार में ही चाकू टूट जाता है। वो घुटनों पर गिरकर टूट जाता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि जिसे वो बेकार समझता था उसी कुत्ते ने उनकी जान बचाई है। तभी बगल से किसी का हाथ बढ़ता है और एक औजार उसकी तरफ आता है। वो बिना देखे पकड़ लेता है और पूरी ताकत से बर्फ तोड़ने लगता है। और तभी उसे एहसास होता है। वो पलट कर देखता है और उसकी आंखें फैल जाती हैं। औजार देने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद बक होता है, जो किसी तरह वापस ऊपर लौट आया है। उसे जिंदा देखकर पेरोल की आंखें भर आती हैं। इस पल के बाद सब कुछ बदल चुका होता है। मालिक और बक की ये नजदीकी देखकर स्पिट्स के कान जलने लगते हैं और फ्रांसवाज भी, जो पहले बक को बोझ समझती थी, अब उसे अलग नजर से देखने लगती है। लेकिन कहानी यहाँ शांत नहीं होती। उसी रात हालात फिर बिगड़ जाते हैं। बक ने अभी एक खरगोश पकड़ा ही होता है कि स्पिट्स झपट कर उसे वहीं मार देता है और फिर धीरे से गर्दन घुमाकर सीधा बक की तरफ देखता है, जैसे बिना बोले ये कह रहा हो कि अब ये लड़ाई सिर्फ भरोसे की नहीं रही, अब ये तख्त की लड़ाई है। आंखों में खुली चुनौती होती है। स्पिट्स को जरा भी अंदाजा नहीं कि यही अकड़ थोड़ी देर में उसकी बेइज्जती बनने वाली है। वो धीरे धीरे बक की तरफ बढ़ता है और शहर में पला बक ऐसी लड़ाई का आदी नहीं होता, इसलिए डर से सख्त खड़ा रह जाता है। लेकिन झुंड में 2 लीडर नहीं रह सकते। स्पिट्स बिना रुके सीधा उस पर टूट पड़ता है। बक का शरीर भले 2 गुना बड़ा है, लेकिन आराम की जिंदगी ने उसकी धार कुंद कर दी होती है। कुछ ही पलों में वो जमीन पर गिर जाता है और उठ भी नहीं पाता। स्पिट्स यहीं नहीं रुकता, बल्कि बेहोश पड़े बक के ऊपर भी जीत का तमाशा करता है और फिर बाकी कुत्तों की तरफ मुड़कर उन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है। मगर अब झुंड बदल चुका है। डर से ज्यादा भरोसा बोल रहा होता है और बाकी कुत्ते उसके पीछे चलने के बजाय उससे दूर हटना ही बेहतर समझते हैं। और यहीं बक के अंदर कुछ टूटा भी है और बनता भी है। अब वो सिर्फ भाग नहीं रहा, अब वो लीड कर रहा है। उसकी चाल में डर नहीं बल्कि फैसला है। पूरा झुंड उसकी रफ्तार पकड़ लेता है, जैसे सब उसी पल का इंतजार कर रहे हों।
बर्फ उड़ती है, स्लेज हवा चीरती निकलती है और पेरो पहली बार समझता है कि ये वही कुत्ता है जिसे वो अब तक पीछे खींचता आ रहा था। अब हर मोड़ पर बक खुद रास्ता पड़ रहा है। बर्फ की दरार हो, ढलान हो या नरम जमीन, सब उसकी नजर में है और बाकी कुत्ते बिना हिचक उसके पीछे चलते हैं। जो टीम कल तक लड़खड़ा रही थी वही अब एक मशीन बन चुकी होती है और पेरो के चेहरे पर हैरानी साफ दिखती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि जहां देरी होनी चाहिए थी वहां वो रिकॉर्ड टाइम में सफर काट रहे हैं। रात को जब कैंप लगता है तो पूरा झुंड बक के आसपास गोल बनाकर बैठ जाता है। पहले जो दूरी थी वो गायब है। अब वो सिर्फ साथी नहीं बल्कि उनका सरदार है। लेकिन बक की आंखें वहां नहीं टिकती। वो दूर जंगल की तरफ देख रहा होता है। अंधेरे में कुछ उसे बुला रहा है। हवा में एक जानी पहचानी खुशबू घुली है आजादी की, और धीरे धीरे वो आवाज तेज होने लगती है। भेड़ियों की हूक। बाकी कुत्ते सिमट जाते हैं मगर बक के कान खड़े हो जाते हैं। वहां डर नहीं है, वहां पहचान है, जैसे ये आवाज हमेशा से उसके अंदर रही हो। वो उठता है, कुछ कदम जंगल की तरफ बढ़ता है, फिर पलटकर मालिक की तरफ देखता है और यहीं बक दो दुनियाओं के बीच खड़ा है। एक तरफ वफादारी और दूसरी तरफ वो जंगली पुकार जो उसे अपनी तरफ खींच रही है। सुबह होते ही सफर फिर शुरू होता है, मगर अब बक वही नहीं रहा। वो सिर्फ इंसानों का पालतू कुत्ता नहीं है, उसके अंदर जंगल जाग चुका है और हर कदम के साथ वो और मजबूत, तेज और खतरनाक बनता जा रहा है। पेरो तब उसे रोकने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो समझ चुका है कि बक को बांधा नहीं जा सकता, उसे बस साथ लेकर चला जा सकता है। और यहीं से एक पालतू जानवर सच में जंगली राजा बनने की राह पर चल पड़ता है। तभी सामने नीचे खाई जैसा खुला गड्ढा दिखता है और बक एक पल भी नहीं सोचता। अगले ही सेकंड वो पूरी टीम को मोड़ देता है और सीधे अंदर घुस जाता है। दौड़ ऐसी होती है कि देखने वाले का भी खून तेज दौड़ने लगे। अगले कुछ दिन वो लोग बिजली की रफ्तार से सफर काटते हैं और नतीजा ये होता है कि तय तारीख से पूरे 2 दिन पहले शहर पहुंच जाते हैं। एंट्री भले धूल मिट्टी में होती है, मगर चेहरे पर जीत की थकान साफ दिखती है। रात को काम खत्म होने के बाद बक अकेला सड़कों पर टहलता है। कहीं लोग खत पढ़कर मुस्कुरा रहे हैं, कहीं कोई रोते रोते उन्हें सीने से लगाए बैठा है। और तभी बक को समझ आता है कि वो सिर्फ स्लेज नहीं खींच रहा था, बल्कि लोगों की यादें और उम्मीदें ढो रहा था। उसी पल जैसे उसे अपनी जिंदगी का मकसद मिल जाता है। अगली सुबह टीम फिर निकलती है। गाड़ी इंतजार और मोहब्बत से भरी होती है। तालियों के बीच सफर शुरू ही हुआ होता है कि एक बूढ़ा आदमी हांफता हुआ पीछे से आता है। नाम होता है जॉन थॉर्नटन। उसे भी खत भेजना है। अपनी पत्नी को इतना याद कर रहा होता है कि हर शब्द सोच सोच कर लिखा गया है। बक खुद आगे बढ़कर खत लेता है और जॉन उसके सिर पर हाथ फेरता है। एक पल के लिए इंसान और जानवर के बीच बिना बोले सीधी समझ बन जाती है। लेकिन ये दौर ज्यादा लंबा नहीं चलता, क्योंकि वक्त बदलता है। टेलीग्राम मशीनें आ जाती हैं और चिट्ठी ले जाने वाली। ये टीम बेकार हो जाती है। दिल टूटता है, मगर पेट के लिए फैसले लेने पड़ते हैं और मजबूरी में पेरोत और फ्रांसवाज को बक समेत सारे कुत्तों को छोड़ना पड़ता है, बिना ये जाने कि बक की असली जंग अब शुरू होने वाली है। कुछ वक्त बाद पेरोत और फ्रांसवाज को नई नौकरी तो मिल जाती है, मगर बक और उसका झुंड बिक चुका होता है। इस बार सोना खोजने निकले कुछ लालची लोगों के हाथ, जिनका लीडर हैल है। कई दिन से भूखे कुत्ते, नीचे जमी बर्फ, आगे जाम पड़ी स्लेज, पूरी ताकत लगाने के बाद भी गाड़ी टस से मस नहीं होती। लेकिन हैल को रहम नहीं आता। वो डंडा उठाता है और मारने को तैयार हो जाता है। तभी वही जॉन थॉर्नटन फिर सामने आता है। वो आगे बढ़कर स्लेज डीली करने में मदद करता है और साफ कह देता है कि इस मौसम में सोना खोजने निकलना सीधी मौत को बुलाना है। लेकिन हैल के कान बंद हैं। उसे बस सोना दिख रहा है, आगे बैठी तबाही नहीं। उसकी आंखों में बस वही कहानी वाली सोने की नदी चमक रही होती है। समझाने का कोई असर नहीं होता और वो जिद पकड़कर आगे बढ़ जाते हैं। रास्ता चढ़ाई वाला है, फिसलन इतनी कि कदम टिकाना मुश्किल। पीछे से हैल लगातार चिल्ला रहा है, जल्दी चलो। और तभी एक कुत्ते का पैर फिसलता है और वो पूरी स्लेज के साथ नीचे लुढ़कने लगता है। आखिरी पल में बक पूरी ताकत झोंककर टीम को रोक लेता है, वरना सब खत्म था। लेकिन शुक्रिया कहने की जगह हैल को लगता है कुत्ते नाटक कर रहे हैं। अगले ही पल कोड़े बरसने लगते हैं। बक अब पूरी तरह टूट चुका है, शरीर साथ नहीं दे रहा। उनकी नजर में वो बोझ बन चुका है और हैल बिना सोचे पिस्तौल निकाल लेता है। तय कर लेता है कि अब बक को यहीं खत्म कर देगा। तभी जॉन थॉर्नटन दौड़ता हुआ आता है, हैल को जोर से धक्का देता है और बक को अपने साथ खींच लेता है। उसका शरीर गुस्से से कांप रहा होता है, लेकिन आंखों में डर भी है, क्योंकि वो जानता है आगे क्या होने वाला है। बाकी कुत्तों को वहीं छोड़ दिया जाता है। जाते वक्त सबकी नजर बक पर टिक जाती है। कोई आवाज नहीं, बस आंखों में समझ, जैसे सबको पता हो ये आखिरी मुलाकात है। कुछ दिन बाद बक होश में आता है और देखता है कि नदी की बर्फ पूरी तरह टूट चुकी है। जॉन थॉर्नटन की बात सच निकलती है। जो लोग आगे गए थे उनका कोई निशान नहीं बचा।
और बक आसमान की तरफ मुंह उठाकर लंबी हूक भरता है। ये जीत की नहीं बल्कि अपने साथियों के लिए शो की आवाज होती है। और उसी पल साफ हो जाता है कि बक अब इंसानों की दुनिया से एक कदम और दूर जा चुका है। लेकिन दर्द सिर्फ बक के अंदर नहीं होता। कमरे के भीतर जॉन थॉर्नटन अकेला बैठा सामने रखी एक तस्वीर को देख रहा होता है और एक के बाद एक घूंट भरता जा रहा होता है। बक समझ जाता है ये जख्म नया नहीं बल्कि बहुत पुराना है। वो उठता है और जानबूझकर गिलास गिरा देता है। थॉर्नटन झुककर साफ करने लगता है। तभी बक पूरी बोतल उठाकर बाहर भाग जाता है और उसे बर्फ में गाड़ देता है। थॉर्नटन बाहर आता है, पहले हैरान होता है, फिर हंस पड़ता है और उसके मुंह से निकलता है, अच्छा किया साथी, ठंडी चीज ठंडी ही अच्छी लगती है। और उसी पल दोनों के बीच कुछ बदल जाता है। अब वो मालिक और कुत्ता नहीं रहते बल्कि दो अकेले जीव बन जाते हैं जो एक दूसरे का सहारा हैं। जब थॉर्नटन खाना उठाने जाता है तो बक हिलता तक नहीं, बर्फ पर बैठा रहता है जैसे पहरा दे रहा हो। थॉर्नटन समझ जाता है आज ये नहीं मानेगा और छोड़ देता है। असल में आज उसके बेटे का जन्मदिन होता है। बचपन से वो उसे समझाता रहा, खतरे से दूर रहो, मगर लड़का रोमांच का दीवाना था और उसी दीवानगी ने उसकी जान ले ली। तब से थॉर्नटन अकेला जी रहा है। ये सुनकर बक चुपचाप उसके पास सिमट जाता है और बिना शब्द बोले वादा कर देता है, अब तुम अकेले नहीं हो, तारों भरी। रात में दोनों साथ बैठे रहते हैं और दूर से देखने पर लगता है जैसे कोई तस्वीर हो, एक बूढ़ा आदमी और उसका नया साथी। अगली सुबह नशा उतरते ही थॉर्नटन की आंखों में चमक लौट आती है क्योंकि उसका बेटा एक कहानी पर यकीन करता था। नक्शे के आखिर में बहती सोने की नदी, वो सपना अधूरा रह गया था। लेकिन अब बक उसके साथ है तो थॉर्नटन ठान लेता है ये सफर वो पूरा करेगा बेटे के नाम पर। और बस आदमी और कुत्ता निकल पड़ते हैं, नदियां पार करते हैं जिनमें मछलियां चमक रही होती हैं, दिन में पक्षी रास्ता दिखाते हैं, रात में जुगनू रोशनी करते हैं, जंगल घना होता जाता है, जानवर बढ़ते जाते हैं और आखिर वो जगह आ ही जाती है, नक्शे का आखिरी किनारा, ऐसी जमीन जहां शायद इंसान के कदम पहले कभी पड़े ही नहीं थे। और बक को महसूस होने लगता है कि जिस जंगल ने उसे बुलाया था सोना बिखरा हुआ नहीं दिखता। फिर भी शहर के शोर से दूर जॉन थॉर्नटन वहीं एक लकड़ी का घर बना लेता है और सोचता है अब यहीं रहेंगे। लेकिन किस्मत कुछ और ही खेल खेल रही होती है। एक दिन नहाते वक्त उसके हाथ पानी में कुछ भारी सा लगता है। वो निकालता है और उसकी सांस अटक जाती है क्योंकि हाथ में सोने का बड़ा टुकड़ा होता है। कहानी सच निकलती है। बक भी जोश में आकर मिट्टी खोदने लगता है। उसे फर्क नहीं पड़ता क्या सोना है और क्या पत्थर, क्योंकि उसकी दुनिया रंगों से नहीं एहसास से चलती है। फिर भी अगले ही पल वो पानी से एक और बड़ा टुकड़ा खींच लाता है और थॉर्नटन उसे देकर हंस पड़ता है, जैसे समझ गया हो कि असली सफर तो अब शुरू हुआ है। बक जो टुकड़ा उठाता है वो मुट्ठी जितना बड़ा होता है, लेकिन थॉर्नटन उस पर खास ध्यान नहीं देता। बक को लगता है फिर कोई बेकार पत्थर होगा और वो उसे वापस पानी में फेंक देता है। फिर वैसा ही एक और ढूंढता है और इस बार पूरे भरोसे से थॉर्नटन के कटोरे में डाल देता है और खुशी से उछलकर तारीफ मांगता है। सच कहूं तो उसे देखकर हंसी भी आती है और सिर पकड़ने का मन भी करता है। तभी बक की नजर दूर एक सफेद सी परछाई पर पड़ती है। इजाजत मिलते ही वो उसके पीछे दौड़ता है और पास पहुंचते ही समझ जाता है कि ये एक सफेद भेड़िया है। अचानक उसकी सारी बहादुरी गायब हो जाती है। बक घबराकर वहीं रुक जाता है, गला सूख जाता है। वो इंसानों की तरह दोस्ती का इशारा करने की कोशिश करता है, लेकिन भेड़िया इन हरकतों को समझता ही नहीं। पहली मुलाकात अजीब सी खामोशी में खत्म हो जाती है, लेकिन जमीन पर पड़े वैसे ही पंजों के निशान देकर बक समझ जाता है कि ये उसके जैसे ही हैं। उसी दिन से वो चुपचाप उसके आसपास मंडराने लगता है। उसे खुद नहीं पता वो कैसे करीब जाए। बिना तजुर्बे का आशिक बस दूर से पहरा देता है। एक झलक मिल जाए तो दिल तेज धड़कने लगता है और उधर सफेद भेड़िया उसे ऐसे देखता है जैसे उसका कोई मतलब ही न हो। इसी बीच जंगल में शिकार शुरू हो जाता है। भेड़ियों का झुंड एक जंगली सुअर को चारों तरफ से घेर लेता है। बूढ़ा भेड़िया जो उनका सरदार है छलांग लगाने ही वाला होता है कि अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा उफनती हुई नदी में जा गिरता है। पानी उसे बहाकर एक सूखे पेड़ के तने से टकरा देता है और नीचे सीधी खाई खुली है। एक गलत हरकत और सब खत्म। ऊपर झुंड बेचैनी में घूम रहा है मगर कोई रास्ता नहीं दिखता। तभी बक आगे बढ़ता है। अब उसकी बारी है। अगले ही पल वो बिजली की तरह छलांग लगाता है। पूरी ताकत से उस सूखे तने को कंधे से उठाता है। पंजे बर्फ में धंस जाते हैं लेकिन वो रुकता नहीं। धीरे धीरे पेड़ झुकता है और बूढ़ा भेड़िया ऊपर खींचाता है। जान बच जाती है और उसी एक पल में सब कुछ बदल जाता है। बक अब बाहरी नहीं रहता। सफेद भेड़िया उसे अलग नजर से देखने लगता है और पूरा झुंड उसे अपना मान लेता है। उस दिन के बाद बक सच में उनके साथ रहने लगता है। साथ शिकार, साथ दौड़, साथ नींद। उधर थॉर्नटन भी उसकी कमी नहीं रहने देता। कभी जंगली मुर्गा, कभी ताजी मछली, लेकिन थॉर्नटन सब समझ रहा होता है। वो बक को भेड़ियों के बीच देखता है और पहचान लेता है कि उसका साथी अब अपना घर पा चुका है। सवाल बस इतना रह जाता है कि उसका खुद का घर कहाँ है। और आखिर वो फैसला करता है कि उसे इंसानों की दुनिया में लौटना होगा।
वही उसकी जगह है। जाने से पहले वो नदी में जमा सोना वापस फेंक देता है और बस उतना रखता है जितने से पेट चल सके। लालच को पीछे छोड़ देता है। जब बक को पता चलता है कि वो जा रहा है तो उसके अंदर तूफान उठता है, मगर दोनों में से कोई भी दूसरे को बांधने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि प्यार कभी कभी छोड़ देने का नाम भी होता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। रवाना होने से एक रात पहले वही लालची हैल वापस आ जाता है। उसे नक्शा मिल चुका होता है। वो थॉर्नटन पर टूट पड़ता है। हाथापाई में थॉर्नटन टिक नहीं पाता और गोली उसके पेट में लग जाती है। दर्द से झुकते हुए भी वो जेब का सोना जमीन पर बिखेर देता है। हैल झपटता है, लेकिन उसकी भूख वहां भी नहीं रुकती। वो बंदूक तानकर सोने की नदी का राज मांगता है और उसी पल बक वहां पहुंच जाता है। वो पूरी रफ्तार से छलांग लगाकर बंदूक गिरा देता है। हैल गुस्से में डंडा घुमाता है और बक एक पल के लिए जम जाता है, क्योंकि पिछली मार की याद उसके अंदर अभी भी जिंदा है। डर वापस लौट आता है, लेकिन उसी पल उसके अंदर कुछ और भी उठता है। वही जंगली ताकत, वही आग जिसने उसे झुंड का सरदार बनाया था। इस बार डर पीछे हट जाता है और आगे सिर्फ हमला बचता है। बक सीधे हैल के डंडे पर दांत गड़ा देता है। इस बार वो रुकता नहीं, पूरा शरीर झोंककर उसे पीछे धकेलता है और धड़ाम से हैल जलती आग में जा गिरता है। अगले ही पल लकड़ी का घर भर भराकर टूट पड़ता है। आग सब कुछ निगल लेती है और लालच का अंत वहीं हो जाता है। लेकिन जीत की कीमत बहुत भारी होती है। जॉन थॉर्नटन की हालत तेजी से बिगड़ चुकी होती है। बक उसके पास दौड़ कर आता है और उसका सिर अपने पास रख लेता है। थॉर्नटन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। कांपते हाथ से बक के गले को सहलाता है और धीरे से फुसफुसाता है, तुम अब घर आ गए हो मेरे दोस्त। और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वो सुकून से चला जाता है, ये जानकर कि उसका साथी सुरक्षित है। बक पूरी रात उसके पास बैठा रहता है और आसमान की तरफ मुंह उठाकर दर्द से भरी हूक मारता है। अगली सुबह बक जंगल की तरफ मुड़ता है, क्योंकि अब उसे पीछे खींचने वाला कोई बंधन नहीं बचा। वो भेड़ियों के झुंड के पास जाता है और वो उसे अपना लीडर मान लेते हैं। कहानी यहीं खत्म होती है।